विद्या न्यूज लाइन में आपका स्वागत है। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा बढ़ा हुआ है। इसी बीच खबर है कि सत्ताधारी गठबंधन यानी एनडीए में सीटों का बंटवारा हो चुका है। हालांकि अभी आधिकारिक तौर पर घोषणा नहीं हुई है, लेकिन पर्दे के पीछे ये तय हो गया है कि कौन सा दल कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा। तो आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे। हमारे साथ तिवारी सर हैं। सर, किसको कौन कितनी सीटें मिलने जा रही हैं? देखिए, जहाँ एक तरफ इंडिया गठबंधन वोट चोरी को लेकर के और वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहा है, वहीं एनडीए ने बहुत ही सही समय पर उसने अपने सीटों का बंटवारा कर लिया। यद्यपि इसे अभी पब्लिक नहीं किया गया है, इसका ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन जो खबर मिल रही है उन खबरों के मुताबिक बीजेपी 101 सीटों पे चुनाव लड़ेगी और जेडीयू जो है वो 102 सीटों पर, जबकि चिराग पासवान के खाते में जो है सीटें आई हैं वो 20, और हम व राष्ट्रीय लोक मोर्चा जो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है उनके खाते में 10-10 सीटें आई हैं। तो इस बात की पहले से ही संभावना व्यक्त की जा रही थी कि यही फार्मूला रहेगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव में बीजेपी 17 सीटों पे लड़ी थी और जेडीयू 16 सीटों पे लड़ी थी। तो उसमें ये तर्क दिया गया था कि हमें इनको एडजस्ट करना है, हमको और इसको उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को। तो इसलिए बीजेपी और लोकसभा का चुनाव था, इसलिए उसमें एक सीट ज़्यादा पर लड़ गई थी और जेडीयू एक सीट कम पे लड़ी थी। लेकिन इस चुनाव में जेडीयू की तरफ से ये बातें आ रही थी कि अब विधानसभा चुनाव में तो बिहार में बड़े भाई की भूमिका में हम ही रहेंगे। तो माना जा रहा है कि जो सोर्सेज के हवाले से खबर आ रही है कि ये उसी रणनीति और नीति के तहत बंटवारा हुआ है। सर, चिराग पासवान और उनकी पार्टी के लोग उम्मीद कर रहे थे कि कम से कम 30 या 35 सीटें तो मिलेंगी ही, लेकिन उनको लेकर सिर्फ 20 सीट की खबर आ रही है। चिराग पासवान तो 40 से बार्गेनिंग कर रहे थे कि 40 सीटें कम से कम मिलनी चाहिए और नीतीश कुमार के प्रति हमलावर थे। इसके बाद सीतामढ़ी में जब जानकी मंदिर का शिलान्यास हो रहा था उसमें भी नहीं पहुंचे थे, शहर में पहुंच करके भी कार्यक्रम में टाइम से नहीं पहुंच पाए थे। तो ये नाराजगी की बातें तो आ रही थी और साथ में बीजेपी हाईकमान की तरफ से ये भी उनको गया था संदेश कि यदि एनडीए से चुनाव लड़ना है तो इस सरकार को अपना मानिए और नीतीश के प्रति इतना हमलावर मत बनिए, नीतीश को नेता मानना होगा। तो उन्होंने उसके बाद बहुत ज़्यादा कमेंट तो नहीं किया, लेकिन ये जो 20 सीटें मिली है इससे वो संतुष्ट नहीं होंगे, कतई नहीं होंगे, क्योंकि उनके ऊपर उनके समर्थकों का इतना ज़्यादा दबाव है। पिछला चुनाव जो लड़े थे वो अकेले चुनाव लड़े थे 135 सीटों पर। ये बात अलग है कि एक सीट ही सिर्फ उनके मिल पाई थी और जो विधायक उनका जीता था उसको नीतीश कुमार ले उड़े थे। लेकिन जिस तरीके से पिछला चुनाव वो लड़े, स्वाभाविक सी बात है कि उनके कार्यकर्ता उसी हिसाब से अपनी तैयारी करेंगे। तो ये 40 सीटें कम से कम चाह रहे थे, 40 नहीं तो 30-35 तो मिलता, लेकिन अब इनको 20 ही सीट मिली है। बिल्कुल सर, ज़्यादा घाटे की बात या घाटे का सौदा चिराग पासवान के लिए ही रहा है। सर, वैसे भी देखिए, अगर हम गुणा गणित करके, तो बीजेपी 101 पे लड़ी है, जेडीयू 102 पे, 17-16 पे लड़े थे। अगर हम गुणा भाग करें और लगभग 6 विधानसभा सीटें अगर लोकसभा के हिसाब से देखें, तो जैसे 17-6 102 होता है, तो अगर 6 विधानसभा सीटें एक लोकसभा सीट के हिसाब से रखें, तब भी तो चिराग पासवान के 6 पंचे 30-30 होती हैं। तो अब की बार तो उनको 5 ही सीटें मिली थी ना। जी सर। तो 5-6 के हिसाब से 5-6 के 30, हाँ 30 बैठती है, उस हिसाब से भी इनको नहीं मिला है। तो यही तो कह रहा हूँ, चिराग पासवान को सबसे ज़्यादा झटका जो लगा है वो चिराग पासवान को ही लगा है, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा भी ज़्यादा कुछ नहीं बोल रहे थे और जीतन राम मांझी भी नहीं बोल रहे थे। सबसे ज़्यादा यही एक्टिव थे और इसमें कोई दो राय नहीं है कि चिराग पासवान की सभा हो, रोड शो हो, उनको सुनने के लिए, देखने के लिए लोग आते हैं। खास तौर से युवाओं में उनका क्रेज है, उनका अपना एक वोट बैंक है। और यदि स्ट्राइक रेट की बात करेंगे तो लोकसभा चुनाव में उन्हीं का सबसे बेहतर स्ट्राइक रेट रहा था। वो 5 सीटें उनको मिली थी लोकसभा में और पाँचों सीटें वो जीत गए थे। और जबकि नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू और बीजेपी को जो है 17 और 16 सीटें मिली थी, लेकिन जब परिणाम आया था तो 12-12 तक सिमट गए थे। तो स्ट्राइक रेट तो उन्हीं का सबसे बेहतर था और यही शायद वो तर्क भी दे रहे थे। लेकिन जब आप गठबंधन में चुनाव लड़ते हैं, गठबंधन में साथ चलना होता है, तो आपको कई जगह पे अपने मन को मारना होता है। चिराग पासवान को अब अपने को समझाना होगा, अपने समर्थकों को समझाना होगा कि केंद्र में अब वो मंत्री हैं और ये सरकार जो बनती है, अभी 4 साल केंद्र की सरकार है, तो वो उस मोड में नहीं आ सकते जैसा कि पिछले चुनाव में आ गए थे कि नहीं अब तो हम इंडिपेंडेंट जाएंगे, क्योंकि तब उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं था। आज उनके पास खोने के लिए है। आप मान लीजिए कि आप अकेले गए और ये बात तय मानिएगा कि अकेले जाने पर आपका सक्सेस रेट, स्ट्राइक रेट बहुत कम रहना है।
लोकसभा चुनाव जो आप जीतते हैं, आपको भी बहुत अच्छे से पता है कि वो इसलिए निकालते हैं, आप 6% अपने वोट बैंक की बदौलत नहीं निकालते हैं। आपका है, सभी वर्गों में एक्सेप्टेंस है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। लेकिन बीजेपी का साथ आपको चाहिए, जेडीयू का साथ चाहिए नहीं चाहिए थोड़ी देर के लिए छोड़ दिए, बीजेपी का साथ आपको चाहिए। तो ऐसे में आपके पास एडजस्ट करने के अलावा ज़्यादा विकल्प बच नहीं रहा है। बिल्कुल सर। और छोटे दल जो है सर, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी और जीतन राम मांझी की, उनके लिए तो एक लॉटरी जैसा है, क्योंकि 10-10 सीटें इनको लोकसभा में सिर्फ एक एक सीटें मिली थी। हाँ, तो उसके हिसाब से तो मान लीजिए उनको 1.5 गुना मिल गया। यदि 6 के हिसाब से लगा रहे हैं तो 1.5 गुना मिल गया और इनको उस हिसाब से नुकसान हुआ है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब क्या है, इनके पास एक ही विकल्प बचता है कि यदि विधानसभा चुनाव में भी वो अपना स्ट्राइक रेट बेहतर रखते हैं इन लोगों से, तो फिर इनके पास कहने के लिए तर्क रहेगा कि लोकसभा चुनाव हो चाहे विधानसभा चुनाव हो, हमारा स्ट्राइक रेट सबसे बेहतर है। अभी क्या है कि उनको जो है लोकसभा वाला चुनाव जो होता है वो नरेंद्र मोदी के फेस और राष्ट्रीय मुद्दों पे होता है और विधानसभा का चुनाव दूसरे मुद्दों पे होता है। इसमें कहीं न कहीं 20 साल नीतीश कुमार को बिहार में हो गए, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर रहेगा और उन नीतीश कुमार और उनकी पार्टी को कहीं न कहीं डेंट भी लगेगा। लेकिन ये अपना यदि स्ट्राइक रेट ठीक रखे, तो आगे के लिए इनके यदि एनडीए गठबंधन में बने रहते हैं, तो इनके पास कहने के लिए आधार हो जाएगा। लेकिन फिलहाल ये ज़्यादा कुछ इधर-उधर करने की स्थिति में नहीं है। सर, क्या इसमें ये भी बात हो सकती है कि जेडीयू ने दबाव डाला हो बीजेपी के ऊपर कि इनके पर जरा कुतर दिए जाए या इनको बहुत देखिए, ज़्यादा ना होने जो दिया जाए? जब भी ये नीतीश कुमार पर बयानबाजी कर रहे थे, खास तौर से वहाँ पे हो रही क्राइम की घटनाओं को लेकर के, उस समय जो है बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व से जेडीयू ने शिकायत की थी। देखिए, संजय झा जो हैं, वो सिर्फ नीतीश कुमार के ही नज़दीक नहीं है, वो भी एक तरह से बीजेपी से ही उन्होंने राजनीति की शुरुआत की थी। तो वो अब राज्यसभा में आ गए हैं, तो वो बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व के भी टच में रहते हैं। तो जो कुछ भी मैसेज कराना होता है, चूँकि ये जो गठबंधन हुआ था इस बार वाला, यानी कि नीतीश उधर से इधर आए थे, उसमें संजय झा का बहुत बड़ा रोल था। तो ये संदेश भिजवाया जाता है कि देखिए, ये बहुत उछल-कूद मचा रहे हैं, पिछली बार ये जेडीयू को बहुत नुकसान पहुँचा चुके हैं और हर बार जो है ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, तो इनको रोकिए। तब केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से उनको संदेश गया था कि ज़रा धीरे चलिए और नीतीश कुमार को अपना नेता मानिए। तो आपको याद होगा बीच में उनका बयान भी आया था कि हमारे सीएम कैंडिडेट नीतीश कुमार है, वही हमारे नेता हैं। तो वो संदेश जब गया था तो उसका फ़र्क उन पे पड़ा था और आजकल देख रहे होंगे कि चिराग पासवान ज़्यादा नहीं बोल रहे हैं। लेकिन हाँ, जब ये जो फ़ॉर्मूला निकला है ये जब बाहर आएगा, पब्लिक होगा, तब उनका और उनके समर्थकों का क्या रिएक्शन होता है, ये देखने वाली बात होगी। और सर, आपने जो बात कही कि अभी आप 20 सीटें जो मिल रही हैं उसमें ज़्यादा सीटें जीत कर दिखाइए, स्ट्राइक रेट अपना अच्छा रखिए, तो भविष्य में आपको मौका मिल सकता है। तो मतलब अभी चिराग पासवान को बिहार की राजनीति में पैर जमाने के लिए वक्त लगेगा, टाइम लगेगा। वक़्त लगेगा। देखिए, वो उनकी भी अपनी महत्वाकांक्षा है। वो बिहार का सीएम बनना चाहते हैं। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट वो करना चाहते हैं। और सबसे अच्छी बात जो उनके लिए है कि हँसमुख है और अपना क्रेज़ बना कर के उन्होंने रखा है। लोगों के बीच जाते हैं, युवाओं के बीच जाते हैं, तो उनके पास वक़्त भी है। एक उनके साथ और प्लस है, जो और किसी के पास प्लस नहीं है एनडीए में, कि जो विपक्षी दल है, चाहे जनसुराज वाले पीके हों, चाहे महागठबंधन से तेजस्वी यादव हों, हर कोई उनके प्रति अच्छा भाव रखता है। अभी जब तेजस्वी यादव से उनको लेकर के सवाल पूछा गया कि आप तो कांग्रेस के पिछलग्गू हो गए हैं, तो तेजस्वी यादव ने कैसे उसको हँस के जवाब दिया कि वो मेरे बड़े भाई हैं, उनसे कहिएगा शादी कर लें। यानी कि बात को वो टाल रहे थे। तो उनको वो एनडीए में और उनकी पार्टी ऐसी है जिसको हर कोई चाह रहा है। अब मान लीजिए थोड़ी देर के लिए किसी को क्लियर कट मेजॉरिटी नहीं मिलती, उस कंडीशन में उनका महत्व सबसे ज़्यादा बढ़ जाएगा, जो कि उनके पिताजी के ज़माने में कभी हुआ था। और सर, बहुत सारे बाहुबली जो बिहार के हैं उनकी भी चिराग पासवान की पार्टी से बहुत उम्मीदें हैं कि एलजेपी से हमें टिकट मिल जाए। हाँ, वो तो एलजेपी का आज का तो इतिहास है नहीं, तो रामविलास पासवान के समय से है। सूरज भान रहे हों, उनके भाई रहे हों और जितने बाहुबली है वो क्या करते थे कि जानते थे कि बड़े दलों से टिकट नहीं मिल पाएगा, तो एलजेपी को साथ लेते थे। और एलजेपी के सर्वे सर्वा चूंकि रामविलास पासवान हुआ करते थे, तो उन्हें इससे बहुत ज़्यादा गुरेज नहीं हुआ करता था। चाहे आप उत्तर प्रदेश का यदि एग्जाम्पल लेना है तो समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी को देख लीजिए, जिसको बीजेपी में जगह नहीं मिल पाती है, वो धीरे से या तो उनके जो सहयोगी दल है उधर की तरफ चले जाते हैं, ओम प्रकाश राजभर की तरफ सड़क के चले जाएंगे या निषाद पार्टी की तरफ चले जाएंगे। ये एक तरीका होता है, तो वही इनका भी तरीका रहा कि भाई एलजेपी की तरफ से चले जाइए। बिल्कुल सर। और देखना होगा कि अगर 20 सीटें मिलती हैं तो उम्मीदवार कौन कौन से होंगे। अगर लंबी राजनीति करनी है और साफ सुथरी राजनीति करनी है, अपनी जगह बनानी है, तो चिराग पासवान को एक दिक्कत रहेगी और वो लोकसभा वाले में पिछले लोकसभा के चुनाव में झेल चुके हैं।
कि अब की बार उन्हें ये सचेत रहना होगा कि परिस्थितियां कुछ भी हो सकती है, लिहाजा जो भी जिसको भी टिकट मिले क्षेत्र और जाति का तो संतुलन बनाएंगे, विश्वास पात्र हो। क्योंकि जिस तरीके से 2019 के चुनाव में जीते थे 6 सांसद और उसमें से 5 उनके खिलाफ बगावत करके चले गए थे, जिसमें कि सूरज भान एंड टीम के जो भी सांसद थे वो भी उसमें शामिल थे। तो ये सवाल पूछा गया था बाद में सूरज भान से, तो उनका कहना था कि हम इसमें क्या बोले, हमारा जो भी रिश्ता था वो रामविलास पासवान से था। तो ऐसे ही विधानसभा के चुनाव में 20 को जिनको भी टिकट देना है ये विश्वास पात्र होने चाहिए, अदरवाइज पिछली बार आपका एक विधायक जीता वो भी टूट करके उनके पाले में चला गया। हालांकि किसी राजनीति में किसी गारंटी नहीं ली जा सकती कि हमारी पार्टी से जीत के जा रहे हैं तो हमारे ही रहेंगे, ये राजनीति है, राजनीति में अदला बदली होती रहती है, लोगों का मन परिवर्तन होता रहता है, लेकिन हाँ जो परिस्थितियां हैं उन परिस्थितियों में उनको सचेत रहना होगा। बिल्कुल सर, और अभी हमारे पास सूची भी वो मौजूद आने वाली है। हम भविष्य में अगली वीडियो में हो सकता है हम सूची के बारे में भी बताएंगे कौन कहाँ से लड़ सकता है चुनाव। हाँ, बिल्कुल। जैसे ही इसके बारे में जानकारी मिलेगी वो भी हम साझा करेंगे कि किसके कोटे में कौन-कौन सी विधानसभा क्षेत्र आए हैं। क्योंकि अब की बार थोड़ा-सा समीकरण इसलिए बदलेगा क्योंकि पिछला चुनाव तो चिराग पासवान नहीं लड़े थे, तो जो 20 सीटें उनको मिलेगी वो किसी के पास ऑलरेडी रही होगी। इसी तरीके से और भी कुछ समीकरण बदलेंगे। तो ये देखने वाली बात होगी कि जेडीयू ने कितने सीटों पे एडजस्ट किया, कितनी जीती हुई सीटें मिली, कितनी उनको हारी हुई सीटें मिली, इस सब पे हमारी नज़र रहेगी और जैसे ही ये सूची मिलती है हम आपसे साझा करेंगे। बिल्कुल, और बिहार चुनाव और देश की सियासत से जुड़ी तमाम ऐसी खबरें जानने के लिए आप बने रहिए विद्या न्यूज़ लाइन पर। थैंक यू।